नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसमें हम आपको करवाने जा रहे हैं 25 क्वेश्चंस डेली। 25 क्वेश्चंस करवाते करवाते अपन टोटल 1000 क्वेश्चंस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड रहेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड तो रहेंगे, उसी के साथ यह क्वेश्चंस कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ये कोई सी किताब से लेके नहीं आ रहा हूँ। यह जो पेपर जो आपने या आपके बड़े भाइयों ने दिए हैं उन पेपर से मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, यानी कि कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन वैकेंसीज के लिए, उनसे मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद क्वेश्चंस रहेंगे। यह पेपर है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन एलटीडी यानी कि डीएमआरसी का पेपर है, जो पेपर हुआ था 17 फरवरी 2020 को 9 से 10:30 बजे तक का यह पेपर था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लगे रहिए हमारे साथ और 1000 क्वेश्चंस कर रही कीजिए आप, जो कि एग्ज़ामों में क्वेश्चंस आए हैं उनके साथ। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस हम डेली करवाते हैं, इसलिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों। तो आते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला ही क्वेश्चन है आपका दोस्तों आज के लिए। फालतू बात किए बिना अपन डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, जो कि है स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। देखिए, स्थैतिक यानी कि स्थिर, स्थिर प्रेरित यानी कि गति करने वाला विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। तो देखिए, मोटर्स, तो मोटर कोई विद्युत उत्पन्न नहीं करती, लेकिन इसमें रोटर घूमता है, तो ये स्टैटिक नहीं है। जनित्र, जनित्र में भी वो कोई सिस्टम है, रोटर घूमता है, तो स्टैटिक नहीं है। प्रत्यावर्तक, तो प्रत्यावर्तक में भी रोटर घूमता है, यानी कि स्टैटिक नहीं है। लेकिन परिणामित्र, परिणामित्र यानी कि ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कोई उपकरण या कोई उसका पार्ट्स घूमता नहीं है, बस एक जगह स्थिर पड़ी रहती है, जिसमें वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों अपनी स्थिर जगह पर होती हैं। स्थिर जगह से चुंबकीय प्रभाव बढ़ने के कारण विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। ठीक है, तो कौन सा होगा? परिणामित्र। आपका दूसरा क्वेश्चन से दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन से एमीटर की रेंज को एक मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। देखिए, एमीटर यानी कि जो धारा को मापता है, वह की रेंज को एक निम्न मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एक निम्न मान वाला प्रतिरोध लगा देंगे, तो एमीटर की रेंज को क्या कर सकते हैं अपन, बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर में शक्ति का सूत्र क्या है? देखिए, सिंगल फेज एसी जो मोटर होती है उसमें शक्ति का फॉर्मूला है वोल्ट इंटू धारा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल से है, वी आई कॉस थीटा, ऐसे ध्यान रखेंगे अपन इसको, वी आई कॉस थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है विद द increase the sorry with the increase in the resistance there is an increase in the temperature, then such of resistor is clogged। तो देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है कि इंक्रेज, इंक्रेज यानी होता है कि बढ़ाना। तो देखिए, अगर विद यानी कि साथ, तो अगर बढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, देयर इंक्रीज इन द टेम्परेचर यानी कि फिर तापमान बढ़ाया जाता है, साथ ही तापमान बढ़ता है, मतलब तापमान बढ़ेगा तो ये सॉरी प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो देन सच द रजिस्टर इज क्लैक्ड, ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसका तापमान के साथ प्रतिरोध बढ़ता है? तापमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ऐसा कौन सा रजिस्टर है
जिसका तापमान बढ़ने पर रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा, तो वह है सेंसिस्टर। सेंसिस्टर क्या है? एक प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध में क्या सिस्टम है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाओगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड साइड होती है। वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। तो देखिए, एकल परत वाली सिंगल लेयर वाली जो वाइंडिंग होती है उस वह एक कुंडली साइड होती है। ठीक है। एकल परत वाली वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट क्वेश्चन यहाँ से है कि एकल परत वाली यानी कि सिंगल लेयर वाली वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि 750 वाट 250 वोल्ट में एक आयरन को 90 मिनट की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें होने वाले ऊर्जा व्यय की गणना कीजिए। होने वाले ऊर्जा व्यय की गणना करनी है इसमें। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों कि इसका जो फॉर्मूला है ना, WH/1000, यह फॉर्मूला है गणना करने का। ऊर्जा व्यय की गणना करने का सूत्र है WH/1000। तो अपन क्या करेंगे कि वाट अपन को दिया है 750 दिया है ना, तो अपन यहाँ पर रख देंगे, सॉरी रुको, हाँ ये 750 अपन ने यहाँ पर मान रख दिया। एच यानी कि समय दिया है, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, 90 मिनट दिए हैं, रखना अपन को घंटा है, तो अपन क्या कर देंगे 90 मिनट रख देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, 1000 रखना है अपन को नीचे, ये 1000 रख दिया। अब इनटू इसको बनाना है अपन को मिनट को घंटे में, तो 60 से क्या कर देंगे अपन इनटू इन सभी को काटने पर आपका आंसर आ जाएगा 1.125 किलोवाट हावर। आपको बस इतना सा सूत्र याद रखना है, WH/1000 ऊर्जा व्यय की गणना करने के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है JFET को ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। देखिए, JFET को कौन सा ट्रांजिस्टर कहा जाता है? तो एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर होता है, उसको कहा जाता है, एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। JFET को एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको जो बता रहे हैं ना, हम यह दर्शाना चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इनको देखिए। ठीक, इनमें से किस में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है? देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है ना, उसमें जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। दृष्ट कार्य में भी डायोड्स का उपयोग किया जाता है, प्रोडक्ट में, फिल्टर में, सभी में डायोड का, लेकिन जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती हानि है? देखिए, जो लोहा हानि होती है वह स्थिर हानि होती है, तो भौरधारा हानि हमेशा लोहों में होती है। शैथिल्य हानि, हिस्टेरिसिस जो हानि होती है, और कोर हानि, तो ये भी सभी बॉडी में होती है। ठीक है। तो ये जो आर्मेचर ताम्र हानि, ये ताम्र हानि है ना, ये है परिवर्ती हानि। ठीक है, ये परिवर्तित होती रहती है, ध्यान रखना। जो आपका यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया है तीसरा, वह आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, लैंप होल्डर से छोटे उपकरणों के लिए आपूर्ति लेने के लिए, जैसे कि एक यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है होल्डर के अंदर, ये बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अपन को यहीं पर किसी
एक और उपकरण है, जैसे कि एक और बल्ब है, मान लीजिए आप, तो एक और बल्ब है, इसमें भी विद्युत सप्लाई लानी है, लेकिन इसमें तो विद्युत सप्लाई आ रही है आगे से, लेकिन इसमें भी विद्युत सप्लाई, तो यहाँ पर क्या होते हैं, अलग से दोनों तरफ जो प्लग होते हैं, सॉकेट होते हैं, जिनमें अपन क्या यहाँ से डायरेक्ट करंट ले लेते हैं और अपना इधर भी काम चल जाता है। तो ऐसे होते हैं बहुत सारे, तो इनको बोलते हैं एडाप्टर लैंप होल्डर। ठीक है, एडाप्टर होल्डर में ओनली होल्डर होता है जिसमें बस अपन बल्ब लगा सकते हैं, लेकिन एडाप्टर जब उसके साथ जुड़ जाता है तो वह एक सॉकेट का भी काम करता है। ठीक है, सीलिंग रोड जो होता है वह छत पर लगा होता है, जहाँ से ट्यूबलाइट के लिए वायर्स निकाले जा सकते हैं, फैन के लिए वायर्स निकाले जा सकते हैं। सॉकेट में अपन लैंप नहीं लगाते। ठीक है, इसमें ओनली अपन टी लगाते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि इधर से तार लाए लैंप का, वो लगा दिया, वो बात लगे, लेकिन लैंप के साथ, लैंप होल्डर के साथ एडाप्टर, ये आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है? तो इसमें से जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा एक। ठीक है, एक विकल्प निर्वात की सापेक्ष चुंबकशीलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ISO का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए दोस्तों, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। देखिए इसका जो आंसर बच्चों ने क्या लिखा कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहीं पर ही बच्चे गिर गए। अब देखिए इसका जो आंसर है वह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, यह इसका आंसर सही रहेगा। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यह आपका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे बचाने के लिए भू संपर्क की आवश्यकता होती है? देखिए, भू संपर्क की आवश्यकता इसलिए होती है कि चालक या उपकरण जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें विद्युत सप्लाई यानी कि करंट फ्लो ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि कोई मोटर्स हैं, ये मोटर्स हैं। ठीक है, यह वर्क कर रही हैं, कार्य कर रही हैं, इस पे कोई इंसान छू लेता है तो उसको विद्युत झटका लग जाए, तो अगर विद्युत झटका जोर से लग जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इसको छू भी नहीं सकता, अगर इसको टच करना है बार बार, काम ऐसा है कि मोटर को बार बार छूना पड़ता है, तो वह काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या है कि इसको अर्थ किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? अर्थ क्या होता है कि भूमि में, इसमें भूमि के अंदर इसका वायर लगाया जाता है, अर्थिंग सिस्टम किया जाता है। ठीक है, तो जब इसमें एक तार जोड़कर और धरती में उस तार को कनेक्ट किया जाता है, तो इसमें जितना भी करंट आता है ना, वो सब धरती में चला जाता है, इंसान को करंट नहीं लगता। तो बिजली के झटके के खतरे से बचाने के लिए वो संपर्क का उपयोग किया जाता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए अवमंदन वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोटर के पर पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी संयोजित कर देता है। यह क्वेश्चन जो मैंने इससे पहले एक पेपर करवाया था यूपीपीसीएल का, उसमें भी आया था, और उसमें भी मैंने इसी क्वेश्चंस को बताया था। यानी कि क्वेश्चंस कॉमन है, इधर उधर आते रहते हैं, यानी कि आपको कोई सा भी पेपर मिले इलेक्ट्रिशियन का, वह हल करना चाहिए, सोल्व करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। ठीक है, ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम यूपीपीसीएल के में फॉर्म डाला तो बस हम यूपीपीसीएल का ही देखेंगे, डीएमआरसी में डाला तो डीएमआरसी का हाँ देखो, लेकिन सभी देखो। ठीक है, क्वेश्चंस एक ही किताब से आते हैं, थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, कोई सी भी कंपनी की हो, लेकिन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के से पेपर आएंगे। ठीक है, तो आप लगे रहिए। अब देखिए यहाँ पर इसने पूछा है, तो मैंने बताया था उसमें कि वह स्टार्टिंग वाइंडिंग को कब अलग करता है, तो वह 75% से 80% की जब उसकी गति हो जाती है, घूर्णन गति हो जाती है, तो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग को उस परिपथ से अलग कर देता है, फिर वो मोटर ओनली रनिंग वाइंडिंग पर चलती हैं।
ठीक है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्रीय स्विच को बोला जाता है इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यही काम होता है कि वह स्टैटिक वाइंडिंग को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द टर्मिनल्स ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी एक होता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसका पूरा नाम। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो इन्होंने पूछा है कि तीनों टर्मिनलों का नाम क्या होता है, तो होता है बेस, कलेक्टर और एमिटर। यह आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवर्धक, प्रवर्धक प्रवर्धक को इंग्लिश में बोला जाता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है, तो कॉमन एमिटर, ये ध्यान रखना, कॉमन कॉमन एमिटर। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, घड़ी यानी कि क्लॉक और संकेतन उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जो अपनी घड़ी होती है 5, दीवार घड़ी या हैंड घड़ी, कोई सी भी घड़ी हो, तो उसमें कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो उसमें सेथिल्य मोटर का उपयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है हिस्टैरिसीस मोटर। इस मोटर का सिस्टम ऐसा होता है दोस्तों कि इस पे लोड ज़्यादा हो या कम हो, ये एक ही गति पर चलती हैं, हिस्टैरिसीस मोटर। दोस्तों क्या होता है, जब घड़ी का सुई इधर होता है तो वो नीचे की ओर आता है, तब भी गति वही रहती है, और जब घड़ी का इधर होता है और ऊपर की ओर जाता है तब भी वो का वही होता है। यानी कि जब ऊपर की ओर जा रहा है तभी वही लोड, और नीचे की ओर आ रहा है तब लोड कम हो जाता है ना। इधर तो जब ऊपर चढ़ाएगा तो लोड ज़्यादा रहेगा, नीचे आएगा तो लोड कम रहेगा, तो तब भी मोटर की गति वही रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है एक सॉरी का उपयोग ठोकने, सीधा करने और बंकन कार्य के लिए किया जाता है। किसका, लकड़ी के हथौड़े, तो नहीं, सीधा ठोकने वोकने का काम इससे नहीं किया जाता, इसका काम बस चद्दर को सही करने के लिए किया जाता है। बॉल पिन हैमर हथौड़े, हाँ तो बिल्कुल बॉल पिन हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेल्ड इन ए हेलोन फायर एक्शिगाइजर। तो देखिए, इसमें पूछा गया है अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो ब्रोमो क्लोरोडी फ्लोरोमेथेन BCF वाली गैस भरी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन, अगर आपको सही से नजर नहीं आ रहा तो क्वालिटी बढ़ा लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अंकों में लिखे हुए आते हैं यहाँ पर। यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, मोटर जो होती है ना, वह तीव्र गति से चलेगी। क्या होगा, मोटर को अगर आप शून्य, अब आप कहोगे कि सर जी ये तो जो सीरीज मोटर होती है उसमें होता है, इसमें भी क्यों कैसे होने लग गया। देखिए, क्वेश्चंस को एक बार और ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चंस कह रहा है कि डीसी शंट मोटर क्षेत्र कुंडल को शून्य लोड पर खुला छोड़ा जाता है। हाँ, ये है कि मोटर में अगर वाइंडिंग जो होती है शंट वाइंडिंग, अपन ने यहाँ से दी विद्युत सप्लाई, जब जुड़ी हुई है शंट वाइंडिंग, तो मोटर लोड हो या ना हो तभी जो चल रही है उसी गति से चलेगी। ठीक है, अगर लोड ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगी, और लोड कम रहेगा तो गति बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन चलती रहेगी अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है कि जब इस मोटर पर लोड
नहीं है और यहाँ से अगर कहीं से ये वाइंडिंग क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, इसका संपर्क टूट जाता है, तब मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह क्वेश्चन पूछ रहा। तब मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मोटर की क्या होगी, गति फुल हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, यानी कि सीरीज मोटर की भांति कार्य करने लग जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवीज कर फिर समझ लेना। ठीक है, अच्छी प्रकार से समझाया मैंने। वैसे अगला क्वेश्चन है आपका, बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है। बैटरी की क्षमता जो होती है ना, उसको एम्पियर घंटे में मापा जाता है, यह आप ध्यान रखिएगा। बैटरी को एम्पियर घंटे में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रव रहित होता है, नॉइज लाइस्ट, यानी कि आवाज नहीं करता, दृष्टिकारी रेक्टिफायर होता है वो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा यह है कि रव रहित, ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, दिमाग में नहीं आ रहा होगा, ये रव रहित क्या होता है। ये होता है नॉइज लाइट, यानी कि शोर नहीं करता। एमजी सेट होता है ना, जो एसी को डीसी में तो बदलता है, लेकिन इसमें क्या है, पार्ट्स होते हैं घूमने वाले। जनरेटर और मोटर होता है, वो घूमते हैं तो आवाज़ करते हैं, शोर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर का भी यही, वो भी एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, पार्ट्स घूमते हैं, अंदर आर्मेचर्स घूमते हैं, घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, तो क्या वो करेगा, बिल्कुल करेगा। शंट जनरेटर, ये तो कन्वर्टर है ही नहीं, लेकिन शंट जनरेटर है तो ये इसमें भी घूमने वाला पार्ट्स होता है, तो यानी कि ये भी क्या करता है, आवाज़ करता है। लेकिन दृष्टकारी दृष्टकारी रेक्टिफायर, दृष्टकारी रेक्टिफायर में क्या होता है कि यह होता है एक स्थिर भाग, जो आपके टीवी, टेलीविजन, रिसीवर्स सभी में होता है, मतलब जितने भी उपकरण होते हैं ना, जो डीसी पर कार्य करते हैं उपकरण, उनमें एसी धारा देते हैं अपन, तो वह डीसी बदलने के लिए तो वो आवाज़ करता है क्या, नहीं करता है। बिल्कुल रेक्टिफायर वाला जो होता है ना सिस्टम, इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें घूमने वाला पार्ट्स कोई भी नहीं होता, सभी स्थिर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है। तो टम्बलर, टम्बलर जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें क्या होता है कि कपड़े धोते समय ड्रम क्या होता है, घूमता है। अगला क्वेश्चन से, यदि किसी परिपथ का शक्ति गुणक पावर फैक्टर एकक यानी कि यूनिट है, तो इसकी प्रतिघाती शक्ति है, तो इसकी प्रतिघाती शक्ति है 0। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपने 25 क्वेश्चन करते करते अपने जो क्वेश्चन है वह हो गए हैं बहुत सारे। ठीक है, इसी प्रकार आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।